हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान की वर्कशीट लेकर आ चुके हैं। माह मार्च की वर्कशीट आज हमारे पास है और आज के इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। मींस फुल सॉल्यूशन आज आपको मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम वर्कशीट के वीडियोस अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, विद्यार्थी का नाम, इसके बाद पिता का नाम डालना है और नीचे यहाँ पे शाला का नाम डालना है जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं। इसके बाद कक्षा 7वीं यहाँ पे भरना है और नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं और निर्देश को रीड करना है। इसके बाद देखिए यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ हो जाता है। खंड आ आपका यहाँ से शुरू हो गया है और सबसे पहला प्रश्न है, बूझो साइकिल चलाना सीख रहा था, तभी साइकिल अनियंत्रित हो जाने के कारण वह गिर पड़ा और उसे घुटने में चोट लग गई। चोट वाले स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और चोट वाले स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। बूझो यह देखकर आश्चर्यचकित है। बूझो के कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, रक्त का बहना रुक गया, इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, थक्का जम गया था इसलिए रक्त रुक गया था। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसी में है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो यही उत्तर आपको लिख देना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है इसी में, रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, इसके बाद प्लाज्मा, तो ये आपको लिख देना है। इसके बाद इसी में चौथा प्रश्न है, आप नीचे देख सकते हैं, कौन सी रक्त वाहिकाएं रक्त का थक्का जमाने में सहायक हैं? तो यहाँ पे आपको लिखना है रक्त प्लेटलेट्स, ये आपको लिख देना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न दूसरा आपका शुरू हो गया है। यहाँ पे देखिए कुछ आपको डायग्राम दिख रहे हैं, यहाँ पे चित्र बने हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे इस टेबल के अंदर और यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। देखिए प्रश्न को सबसे पहले पढ़िए, अच्छे से रीड करना है। देखिए, उपरोक्त चित्र में विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक दिए गए हैं। प्रतीकों की सहायता से बंद विद्युत तथा खुला विद्युत परिपथ का आरेख खींचिए। साथ ही आरेख में यह प्रदर्शित कीजिए कि किस परिपथ पर बल, यहाँ पे देखिए पूरा प्रश्न आपने देख लिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए बंद विद्युत परिपथ आरेख यहाँ पे बना हुआ है, यही आपको बना देना है। और इसके बाद आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे खुला विद्युत परिपथ आरेख यहाँ पे बना हुआ है, तो यही आपको बना देना है। इसी तरीके से आपको ये करना है, अपनी वर्कशीट में बना लेना है चित्र। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न तीसरा आपका शुरू हो गया है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण का उपयोग, यहाँ पे दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। इसके बाद उत्तल दर्पण, यहाँ पे देखिए ट्रकों, बसों तथा कारों में ड्राइवर सीट के पास उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। तो यही उत्तर आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, चाल, दूरी तथा समय के बीच संबंध लिखिए। तो देखिए यहाँ पे चाल बराबर तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। इसके बाद यहाँ पे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे खा वाला प्रश्न दिया गया है, यदि आप अपने घर की दीवार के सामने खड़े हैं तो प्रतिबिंब बनेगा क्या? देखिए प्रकाश की उपस्थिति में दीवार में प्रतिबिंब प्रतीत होगा, तो यही उत्तर आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ से देखिए तीसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कांच के 3 गिलास लीजिए, तीनों में क्रमशः यहाँ पर साधारण पानी, थोड़ा गुनगुना पानी एवं ठंडा पानी लीजिए। तीनों में बर्फ़ के टुकड़े डालकर 5 मिनट बाद तीनों ग्लास में हुए परिवर्तन को अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 3 गिलास आपको लेना है। सबसे पहला गिलास साधारण पानी लेना है, उसके बाद थोड़ा गुनगुना और सबसे ठंडा पानी लेना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले साधारण है, गुनगुना पानी है और यहाँ पे ठंडा पानी आपको दिख रहा होगा, ये है ठंडा पानी। तो इसी तरीके से आपको लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर साधारण पानी की अपेक्षा गुनगुने पानी में बर्फ़ जल्दी पिघल जाएगी, ठंडे पानी में बर्फ़ देरी से पिघलेगी क्योंकि ठंडे पानी के गिलास के चारों ओर भाप जम जाएगी। तो इस तरीके से आपको यही उत्तर अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। पूरा उत्तर आपको प्रोवाइड करा दिया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को हम कर चुके हैं और यहाँ पे देखिए
जो इसके आगे वाला प्रश्न है, चौथा प्रश्न यहाँ से शुरू हो गया है। और चौथे का जो पहला प्रश्न है इसको अब हम देखेंगे। जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें देखिए यहाँ पे छींक क्यों आ जाती है। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है उत्तर। तो यहाँ पे पूरा उत्तर लिखा हुआ है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो ये धूल युक्त कण नाक के यहाँ पर रोम में फंस जाते हैं, इसी कारण से हमें छींक आ जाती है। तो यही उत्तर आपको लिख देना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, इसका उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में इनको लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न 5वां शुरू हो गया है। देखिए, दैनिक जीवन में यहाँ पे देखिए उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न आपका ये है, उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यह भोजन के पाचन में सहायक होती है। जब अमाशय में अम्ल की मात्रा अधिक होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन यहाँ पे देखिए कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए MgOH होल्टॉइस यहाँ पे देखिए जैसे प्रति अम्ल लेते हैं, यह अम्ल के प्रभाव की उदासीन कर देता है। यहाँ पे देखिए यही उत्तर आपको पूरा अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। और इसके बाद देखिए सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, इसका क्या कारण है। तो पूरा कारण यहाँ पे लिखा हुआ है, यही पूरा कारण आपको लिख लेना है उत्तर में। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपको सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिख लीजिए। और यहाँ पे देखिए इसको हम कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ से प्रश्न 6वां शुरू हो गया है। प्रश्न 6वां देखिए, दर्पण के सामने खड़े होकर अपना प्रतिबिंब देखें और निम्न बिंदुओं के आधार पर वस्तु स्वयं और प्रतिबिंब की तुलना कीजिए। तो यहाँ पे आकार के आधार पर, दर्पण से दूरी के आधार पर और दाएं बाएं हाथों की स्थिति के आधार पर। तो यहाँ पे देखिए उत्तर आधा ये लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे दूसरे पेज पे मिल जाएगा सी वाला। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है 6वें के अंदर। तो यहाँ पे देखिए एक कागज़ पर अंग्रेजी वर्णमाला के A से Z बड़े अक्षर तक सभी वर्णों को लिखिए। बाद दर्पण के सामने ले जाने पर यहाँ पर वर्णों में क्या परिवर्तन हुआ लिखिए। तो वर्णों में देखिए दर्पण के सामने, आईने के सामने हम ले जाएंगे तो जो यहाँ पर वर्ण लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं, ए उल्टे देखेंगे। तो देखिए ए इस तरीके से दिखेगा, बी इस तरीके से, सी इस तरीके से, डी ई, यहाँ पे एफ इस तरीके से, जे के एल, यहाँ पे इसके बाद एम, इसके बाद एन ओ, और यहाँ पे देखिए MNOP। यहाँ पे नीचे दिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं, आप भी लिख लीजिए। लेकिन इसके बाद जो यहाँ पे देखिए TUVWXYZ हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आपको ये लिख लेना है। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, हाँ आगे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं P इस तरीके से दिखेगा, Q, और यहाँ पे XYZ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ से देखिए बच्चों परिवर्तन नहीं आएगा, तो वो आपको कर लेना है अपने मन से। इसके बाद खंड आपका प्रोजेक्ट कार्य यहाँ से शुरू हो गया है। टोटल 20 मार्क्स का है। 30 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं वो थे, अभी यहाँ पे 20 मार्क्स, तो टोटल 50 मार्क्स की आपकी वर्कशीट है। अब हम इन प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 7वां है, जो अपने माता पिता या अभिभावकों की सहायता से जल के बारे में जानकारी एकत्रित करना है। जैसे प्रक्रिया देखिए, सबसे पहला विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसी में है, जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको प्रदर्शित कर देना है, जो यहाँ पे चित्र बने हुए हैं यही आपको बना देना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा, क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं। ऐसा करने में भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, नदी भौम जल स्तर नीचे गिर जाएगा। जब भौमंडल स्तर पाइपों से नीचे चला जाएगा फिर इनमें जल नहीं निकाला जा सकेगा। तो यही उत्तर आपको लिख देना है अपनी वर्कशीट में। इसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न है, भूजल स्तर को पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो यहाँ पे पूरा उत्तर लिखा हुआ है। देखिए अब इस उत्तर को मैं एक बार पढ़ के सुनाऊंगा। देखिए, वर्षा जल अन्य स्रोतों से जैसे नदियों और तालाबों से रिक्त स्थानों और यहाँ पे देखिए में भर देता है। अतः इस प्रकार प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भय जल की पुनः प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखा हुआ है।
आपको यही पूरा उत्तर अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। और आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 7वीं विज्ञान की वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन आपको दे दिया है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके एक बार जरूर बताइए।